दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम हमारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भौतिक भूगोल में प्लेट विवर्तनिकी शुरू करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी आज बहुत प्रासंगिक सिद्धांत बन गया है। महाद्वीपीय विस्थापन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया और उन्हीं महत्वपूर्ण आधारों पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आगे बढ़ा और आज ये सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत माना जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से हम वर्तमान में आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेटों के संचलन, इन सब का अध्ययन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए प्लेट विवर्तनिकी क्या है। यहां पर दो शब्द हैं, एक प्लेट है और दूसरा है विवर्तनिकी। बहुत से बच्चों के लिए ये शब्द दोनों नए हो सकते हैं। यानी प्लेट क्या है? तो प्लेट अपने आप में एक ऐसा दृढ़ भूखंड है, दृढ़ भूखंड यानी ऐसा क्षेत्र जो अपने आप में, दृढ़ का मतलब यहां से मतलब संगठित से है कि वो अपने आप में संगठित है, एक साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसा दृढ़ भूखंड, संगठित भूखंड जो है उसको प्लेट कहा जाता है। और विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इसमें टेक्टोनिक का अर्थ है संचलन से है। जो भी भूखंड हैं उनमें संचलन होता है। संचलन का मतलब जो भी उसमें गतिशीलता पाई जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है कि जो भी प्लेट है, स्थलखंड है, उन सब में जितने प्रकार के संचलन होते हैं, जितने प्रकार की गतिशीलता होती है, उनका समस्त प्रकार का जो व्यवहार है, पारस्परिक व्यवहार दो भूखंडों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में, उन समस्त व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है वो प्लेट विवर्तनिकी में किया जाता है। तो उम्मीद है ये प्लेट विवर्तनिकी शब्द की जो परिभाषा है उसे आप समझ गए होंगे। प्लेट का तात्पर्य एक दृढ़ भूखंड से है, एक संगठित भूखंड से है जो एक साथ व्यवहार करता है, एक दिशा में गति करता है। मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में आप यहाँ एक बड़े स्थलखंड को लेते हैं। अगर ये स्थलखंड का जो पश्चिमी भाग है वो पश्चिम दिशा में गति करता है और इसका पूर्वी भाग जो है वो उत्तर दिशा में गति करता है, तो ये पूरी प्लेट एक नहीं हो सकती क्योंकि इसका व्यवहार दोनों का अलग अलग है। ये जो पश्चिम में गति कर रहा है ये एक प्लेट कहलाएगी क्योंकि एक समान दिशा में गति करता है। उत्तर दिशा में जाने वाली प्लेट जो है वो बी प्लेट यानी कोई दूसरी प्लेट होगी क्योंकि वो एक साथ गति करती है। तो प्लेट विवर्तनिकी प्लेटों के संचलन का, गतिशीलता का, उनके पारस्परिक व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ प्लेट विवर्तनिकी शब्द के अर्थ को जानने के बाद हम प्लेट शब्द जो है वो कहां से आए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्लेट शब्द है वो दिया था एक बहुत बड़े विद्वान थे और जिनका नाम था टूजो विल्सन। टूजो विल्सन यानी प्लेट शब्द को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था, ये जो शब्दावली है इसका सबसे पहले प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था, तो उस व्यक्ति का नाम है टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द है ये दिया था। और प्लेट के साथ में जो संचलन वाला प्लेट विवर्तनिकी जो शब्द है ये मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन प्लेट विवर्तनिकी शब्द देने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वो मॉर्गन था। इसने प्लेटों के बीच होने वाले व्यवहार का अध्ययन किया था, जबकि प्लेट शब्द है ये टूजो विल्सन ने दिया था। तो यहां इन दोनों शब्दावलियों के बारे में आपको अच्छे से कंठस्थ करना है, याद करना है। अब बात आती है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये सबसे पहले किसने दिया। ये जो प्लेट विवर्तनिकी है, यहां जो हमने बात की है वो इस शब्द के बारे में की है। ये शब्द जो है वो किसने दिया है ये आप पूर्णतः नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वो चीजें आप अपने नोट में नोट डाउन करते हुए चलेंगे
कि प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो जो विल्सन ने। प्लेट विवर्तनिकी शब्द दिया मॉर्गन ने। और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो सबसे पहले दिया था वो हेरी हेस ने दिया था। हेरी हेस, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1960 में हेरी हेस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। देखिए यहां आपके सामने दो चीजें आ रही है, एक जगह मॉर्गन का नाम उल्लेखित है और दूसरी जगह है हेरी हेस का। देखिए हेरी हेस जो व्यक्ति थे उन्होंने स्वयं ने ऐसा दावा नहीं किया कि मैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा हूं। उन्होंने स्थल खंडों के संचलन का अध्ययन किया था, उसने महाद्वीपों के प्रसरण का अध्ययन किया था, महासागरों के प्रसरण का अध्ययन किया था, और उसका जो मूल सिद्धांत था उसका नाम था सागर नित्तल प्रसरण, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत हेरी हेस। यह सिद्धांत हेरी हेस ने दिया था। सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया, हेरी हेस ने दिया। इन्होंने बताया कि सागरीय तली जो होती है, सागरीय नित्तल होता है, नित्तल यानी पेंदा, सागर का जो पेंदा होता है उसमें प्रसरण होता है, उसमें लावा मेग्मा सेवन धाराएं ऊपर उठ के और प्रसरित होते हैं। आगे ये सिद्धांत हम विस्तार से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से लावा का उद्वेलन होता है और तली का प्रसरण होता है। ये सिद्धांत हमें अभी आगे आएगा। तो यहां देखिए जब इसने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसी सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिकी का मूल सिद्धांत माना जाता है और इसी के आधार पर हेरी हेस को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, प्रतिपादक माना जाता है, यानी इसको कंसीडर किया जाता है। सभी लोग ये मानते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसकी शुरुआत जो हुई है वो हेरी हेस से ही हुई है। आधुनिक जो विचारधारा है प्लेट विवर्तनिकी की, आधुनिक विचारधारा, इसमें तीन बड़े विद्वानों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया और उन विद्वानों का नाम है पार्कर, मैकेंजी और मॉर्गन। ये तीन विद्वान हैं। देखिए जो आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी की जो संरचना है, जिस स्तर पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पहुंचा है, प्लेट विवर्तनिकी की जो ऊंचाई है उस पर पहुंचाने में सबसे ज्यादा योगदान इन तीन विद्वानों का है। और इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मॉर्गन, क्योंकि मॉर्गन ने तो प्लेट विवर्तनिकी शब्द है उसको रचा था, उसको दिया था उस शब्द को। तो इन तीनों विद्वानों ने मिलकर के और 1967 में इन्होंने सिद्धांत दिया पार्कर, मैकेंजी, मॉर्गन, यानी आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी जो अवधारणा है, आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी की जो अवधारणा है उसको उन्होंने स्पष्ट किया था। इन लोगों ने भी माना, इन्हीं लोगों ने यह माना था कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसकी शुरुआत हेरी हेस से हुई है। प्लेट विवर्तनिकी शब्द इस व्यक्ति ने दिया था, मॉर्गन ने, लेकिन उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि में उस सिद्धांतों को खोजा कि भाई इन सिद्धांतों की शुरुआत कहां से हुई है। तो इन सिद्धांतों की शुरुआत जो है वो हेरी हेस से उन्होंने माना कि हेरी हेस जो है वहां से इन सिद्धांतों की शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार से ये एक सिद्धांत की रूपरेखा है और वहां से ये अनेक प्रकार के प्रतिपादक जो हैं ये चल करके आए थे। उसके बाद में देखिए जो प्लेटें हैं, प्लेटें, उन प्लेटों के वर्गीकरण के बारे में, तो प्लेटों का वर्गीकरण जो होता है, जैसे लॉपिकॉन है, लॉपिकॉन, तो लॉपिकॉन ने जो वर्गीकरण किया उसमें प्लेटों को दो भागों में डिवाइड किया, मुख्य प्लेटें और गौण प्लेटें। मुख्य प्लेट का मतलब जो बहुत बड़ी प्लेटें हैं, मूल रूप से महाद्वीपों के आकार में है, वो मुख्य प्लेटें हैं। गौण प्लेटें जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है, छोटे छोटे टुकड़ों के हिस्सों के रूप में, कुछ द्वीप समूह के रूप में है, मुख्य प्लेट से अलग हुए हैं, तो वो जो है वो गौण प्लेटों के रूप में माने जाते हैं। लेकिन हमें जो
प्लेटों की संख्या जो याद रखनी है, देखिए अलग अलग पुस्तकों में आपको इनकी संख्या है वो अलग अलग डेफिनेटली मिलेगी, कहीं 6 मिलेगी, कहीं 7 मिलेगी, अलग अलग जगह पर ये प्लेटों की संख्या है वो आपको मिलती है। प्लेट एक ऐसा क्षेत्र है, दृढ़ भूखंड है जो संगठित है, एक ही दिशा में उसका संचलन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। तो यहां इनकी संख्या की बात करें तो एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसके आधार पर आपको इनकी संख्या याद रखनी है। तो जो प्लेटों की संख्या है वो 6 मानी गई है। तो देखिए कौन कौन सी 6 प्लेटें हैं। सबसे पहले है यूरेशिया, क्योंकि महाद्वीपों के नाम से है इसलिए हमें लोकेशन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपके सामने मैप प्रस्तुत करेंगे। यूरेशिया, उसके बाद अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन, अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद मेरे दोस्तों अंटार्कटिका प्लेट, उसके बाद प्रशांत, प्रशांत या दूसरा नाम है इसका पैसिफिक प्लेट, और छठा है ऑस्ट्रेलिया प्लेट। मेरे दोस्तों तो 6 महत्वपूर्ण प्लेटें हैं जो 7 की अवधारणा को देते हैं, वो इसको 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसलिए उनकी संख्या 7 हो जाती है। लेकिन सामान्यतः मुख्य जो प्लेटें हैं वो 6 प्लेटें हैं, क्योंकि अमेरिकन प्लेट जो है इसकी गति दिशा है वो समान रूप से है, एक ही दिशा में वो मूव करते हैं, दोनों पश्चिमी दिशा में मूव करते हैं, दोनों का व्यवहार समान है, इसलिए वो एक ही प्लेट में रखी जाती है, यानी अमेरिकन प्लेट इसको कहा जाता है। तो इसकी लोकेशंस ये महाद्वीपों पर स्थित हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद होगा। देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका मूल नाम जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया है। इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब इसमें इंडिया भी शामिल है। यूरेशिया जो है इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो यानी ये एक तरह से पूर्ण रूप से हम मान सकते हैं कि ये महाद्वीपीय भाग इसमें ज्यादा है, तो ये महाद्वीपीय प्लेट के रूप में है, जलीय भाग बहुत कम है। अमेरिकन प्लेट जो है ये एक तरह से मिश्रित है, इसमें महाद्वीपीय भी है और महासागरीय भाग है वो भी शामिल है। अफ्रीकन प्लेट है ये भी महाद्वीपीय मानी जाती है, क्योंकि इसमें महाद्वीप का जो भाग है, स्थलीय भाग है, वो सर्वाधिक है। अंटार्कटिका प्लेट ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। जो पूर्ण रूप से सागरीय प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट, यानी ये एक तरह से महासागरीय प्लेट के रूप में, पूर्ण रूप से सागर के रूप में है। तो ये इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। यूरेशिया, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी रखनी है। उसके बाद में कुछ गौण प्लेटें होती हैं। गौण प्लेटें, गौण प्लेटें, देखिए गौण प्लेटों के बारे में उनकी लोकेशंस जो है वो बहुत बार पूछी गई है, गौण प्लेटों से जुड़ी हुई जानकारी को। एक छोटा सा मैं हाथ से मानचित्र बना देता हूं। वर्ल्ड का मानचित्र आपके पास मौजूद रहता ही है, इसलिए हाथ से बने हुए मानचित्र से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। इसको पूरा अमेरिकन प्लेट कहते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर गति करती है। ये अलास्का का पार्ट है। यहां पर
ये अलास्का का भाग है। अब देखिए यहां पर जो गोंड प्लेटें हैं उसकी हम बात करते हैं। पहले है जॉन डी फूका। ये कुछ 3 प्लेटें मैं आपको बताऊंगा जहां से बार बार सवाल पूछे गए हैं, चाहे आरएस की परीक्षा हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, हर परीक्षा में वहां से क्वेश्चन आया है। तो जो जॉन डी फूका प्लेट है वो कहां स्थित है, तो उसकी जो लोकेशंस है वो यहां स्थित है। ये प्लेट है, इसका नाम है जॉन डी फूका, यानी ये 1 नंबर की प्लेट है जॉन डी फूका। ये प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर और अमेरिकन प्लेट के एक तरह से बीच में स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका और प्रशांत के बीच में स्थित प्लेट का नाम है जॉन डी फूका। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्लेट है उसका नाम है कोकस प्लेट। कोकस प्लेट मध्य अमेरिकी जो क्षेत्र है, मध्य अमेरिकी क्षेत्र के बीच में और अमेरिका और प्रशांत के बीच में ये स्थित है और इसका नाम है कोकस प्लेट, यानी 2 नंबर की जो प्लेट है वो यहां पर पाई जाती है। 3 नंबर की जो प्लेट है उसका नाम है नजका प्लेट। नजका प्लेट, नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका का जो पार्ट है, जो चिली वाला क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है और इसका नाम है नजका प्लेट। तो ये कुछ गोंड प्लेटें हैं। जो प्लेटों की लोकेशन से जुड़े हुए सवाल आए हैं, गोंड प्लेटों की लोकेशन से जुड़े हुए सवाल आए हैं, वो सबसे ज्यादा इन 3 प्लेटों से ही आए हैं। जॉन डी फूका, कोकस प्लेट, नजका प्लेट, ये 3 महत्वपूर्ण गोंड प्लेटें हैं। ये गोंड हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बार बार महत्वपूर्ण शब्द बोल रहा हूं। वैसे विवर्तनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो मुख्य प्लेटें हैं, इसलिए वो मुख्य प्लेट मानी जाती हैं। ये गौण है, सेकेंडरी है, लेकिन यहां हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? अन्य क्यों नहीं? क्योंकि अन्य जो प्लेटें हैं उन प्लेटों का नाम वहां पर स्थित किसी द्वीप के नाम से ही उनको जाना जाता है, इसलिए उनकी पहचान करना आसान है। जैसे कहूं कैरोलिना प्लेट, तो वो कैरोलिना द्वीप के पास मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया के पास कैरोलिना द्वीप है। स्कोशिया प्लेट तो वो स्कोशिया द्वीप के पास मिलेगी। कैरिबियन प्लेट वो कैरिबिया के पास मिलेगी। न्यूबियन प्लेट न्यूबियन मरुभूमि में मिलेगी। अरेबियन प्लेट अरेबिया में मिलेगी। सोमालियन प्लेट सोमालिया में मिलेगी। फिलिपिन प्लेट फिलिपिन में मिलेगी। कैरोलिन प्लेट कैरोलिना के पास मिलेगी। तो जहां जो नाम है उन्हीं के नाम से उन प्लेटों को जाना जाता है, लेकिन आपको ये 3 प्लेट जो हैं ये सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली प्लेटें हैं, इसलिए आपको इसके बारे में याद रखना है। यहां छोटे छोटे द्वीप हैं और उनके पास में स्थित है हमारी महत्वपूर्ण 4 नंबर की प्लेट और उसका नाम है स्कोशिया प्लेट। स्कोशिया प्लेट 4 नंबर की महत्वपूर्ण प्लेट है। उसके बाद कैरिबियाई द्वीप जो है ये कुछ थोड़ा सा अलग व्यवहार करते हैं यहां पर, और ये 5 नंबर की जो प्लेट है उसका नाम है कैरिबियन प्लेट। कैरिबियन प्लेट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें हैं जो अमेरिका के आसपास एक तरह से फैली हुई हैं। तो इन प्लेटों को बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे भी कुछ प्लेटें हैं, देखिए 6 नंबर की जो प्लेट है न्यूबियन। न्यूबियन, देखिए न्यूबियन एक मरुस्थल भी है और न्यूबियन मरुस्थल के नाम से ही न्यूबियन प्लेट के रूप में इसको जाना जाता है। जहां एक छोटा दूसरा मानचित्र, क्योंकि इन मानचित्रों से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ये यहां पर मिस्र है और मिस्र के पास में स्थित है न्यूबियन मरुभूमि और इसलिए उसको न्यूबियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो प्लेट है ये है 6 नंबर प्लेट, न्यूबियन प्लेट के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद में 7 नंबर की प्लेट सोमालिया जहां पर है, वर्ल्ड के मैप में हम नोटिस करते हैं कि सोमालिया कहां पर है ना, मानचित्र में देख देख के तो सभी बता पाएंगे,
यहां आप बिना मानचित्र के देखेंगे, यहां जो लाल सागर में प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के पास में यहां पर स्थित है और उसका नाम है सोमालिया प्लेट, यानी 7 नंबर की प्लेट है सोमालिया प्लेट। सोमालिया के डाकुओं के बारे में सुना होगा आपने, जो लाल सागर में होते हुए स्वेज नहर होते हुए व्यापारिक जहाज जाते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं सोमालिया के डाकू। तो वो यहां पर सोमालिया स्थित है और वो सोमालिया के नाम से ही सोमालियन प्लेट के रूप में इसको जाना जाता है। उसके बाद में ये अरब की मरुभूमि है, ये फारस की खाड़ी है और यहां पर जो प्लेटें हैं 8 नंबर, एक तरह से अरेबियन प्लेट के रूप में इसको जाना जाता है, अरेबियन प्लेट। ये है अरेबियन प्लेट 8 नंबर, 8 नंबर अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो यहां पर इस प्रकार की कुछ ये प्लेटें जो है ये पाई जाती हैं। उसके बाद 9 नंबर की हम बात करें, कैरोलिना प्लेट। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी भाग हैं उसमें स्थित है ये जो कैरोलिना द्वीप है, इसके पास कुछ छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के जो प्लेट बनी है, इसका नाम है कैरोलिना प्लेट, कैरोलिना प्लेट। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यहां पर विभिन्न प्रकार के फिलीपींस द्वीप समूह स्थित हैं और फिलीपींस द्वीप समूह जो स्थित है उसके आसपास की जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है फिलीपीन प्लेट। 10 नंबर फिलीपीन प्लेट, यानी आपके सामने बिल्कुल इन प्लेटों को हमने विश्व के मानचित्र में रखा है। ये कुछ गौण प्लेटें हैं, 20 से ज्यादा गौण प्लेटें हैं, लेकिन हमें केवल महत्वपूर्ण इन 10 के बारे में याद रखना है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है पहली 3, जान डी फूका, कॉकस और नजका। तो ये जो प्लेटें हैं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक बार हम इनको दोबारा देख लेते हैं। देखिए, मूल प्लेटें हैं, जो 6 प्लेटें हैं वो मूल हैं। कुछ विद्वानों ने 7 माने हैं, तो 7 का भी रीजन आपको बताया था कि 7 क्यों मानते हैं, क्योंकि अमेरिकन प्लेट को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पैसिफिक प्रशांत जो है ये सबसे बड़ी प्लेट है और एक तरह से पूर्ण रूप से सागरीय प्लेट के रूप में इसको जाना जाता है। इन प्लेटों में सबसे बड़ी जो प्लेटें हैं वो है प्रशांत प्लेट, सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, प्रशांत प्लेट, और ये पूर्ण रूप से सागरीय प्लेट है, पूर्ण रूप से सागरीय। तो इस प्रकार से ये 6 प्लेटें पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए गौण प्लेटें, गौण प्लेटों में जान डी फूका, इसकी लोकेशन अमेरिका के पश्चिम में, कोकस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत के बीच में, नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में, स्कोशिया प्लेट दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में, यानी अर्जेंटीना के एक तरह से दक्षिण पूर्व में स्थित है स्कोशिया। फिर कैरेबियन सागरीय क्षेत्र में स्थित है कैरेबियन। उसके बाद में न्यूबियन, मिस्र की न्यूबियन मरुभूमि में स्थित है न्यूबियन प्लेट। सोमालिया प्लेट सोमालिया में है, अरेबियन प्लेट अरेबिया में है, यानी अरेबिया अरब जो प्रायद्वीप है, अरब क्षेत्र, उसमें ये इस प्रकार की प्लेटें हैं ये पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारे विश्व के मानचित्रों पर इनकी लोकेशन है, उनको बहुत अच्छे से आपको पहचानना है। दोस्तों ये चीजें आपको याद रखने के बाद में बार बार मैं चीजों पे फोकस कर रहा हूं, वो चीजें हमेशा पेपर में मिलती हैं। तो पहली 3 जो गौण प्लेटें हैं उस पर मैंने बार बार फोकस किया है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये आपको पेपर में निश्चित रूप से मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं जो प्लेटें हैं प्लेटों में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखिए किनारे,
और एक होता है सीमा। दो चीजें, किनारे और सीमा, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो प्लेट का सबसे आखिरी छोर होता है, प्लेट का जो सबसे अंतिम भाग होता है, वो किनारा कहलाता है। प्लेट का जो अंतिम छोर है, एक तरह से आखिरी उसका जो भाग है, वो क्या कहलाता है? उसका किनारा कहलाता है। और सीमा क्या है? कि दोनों प्लेटों के मध्य का भाग है। दो प्लेटों के मध्य का भाग, दो प्लेटों के मध्य का भाग जो होगा, इसे हम कह सकते हैं कि जो दो प्लेटों के मध्य संचलन क्षेत्र है, उसको हम सीमा कहते हैं। दोनों चीजें, किनारे और सीमा, हालांकि ज्यादा अंतर नहीं होता समझने की दृष्टि से, लेकिन वास्तविक अर्थ हमें ग्रहण करना है कि सीमा क्या है और एक तरह से किनारे क्या है। तो किसी भी, जब तक मान लीजिए ये एब्सोल्यूट है, यहां हम बात करें कि किनारे जो है वो उस प्लेट का खुद का क्षेत्र है, सीमा जो है वो उनका साझा क्षेत्र है, ऐसा मानना है। यहां पॉलिटिकल ज्योग्राफी में नहीं पहुंचना है अभी आपको कि सीमा का वास्तविक अर्थ क्या है। यहां आपको समझना है कि सीमा दो प्लेटों के बीच का उनका साझा क्षेत्र है। कहने का मतलब एक ऐसा संचलन क्षेत्र है। और यहां पर जो किनारे हैं वो एक तरह से इनका अंतिम छोर, अंतिम भाग माना जाता है। यहां प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांतों में, प्लेटों में जो संचलन होता है उसमें प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यानी किनारे और सीमा जो है वही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्लेट के आंतरिक भागों में क्या है, कैसी सिचुएशन है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्लेट विवर्तनिकी की दृष्टि से वो आंतरिक भाग महत्वपूर्ण नहीं है। आंतरिक भाग महत्वपूर्ण कब होंगे? जब प्लेट के बीच में कोई दरार पड़ जाए, भ्रंश घाटी बन जाए और प्लेट विखंडित होने लग जाए, तो वहां एक नए किनारे विकसित हो जाएंगे, तो फिर वो किनारे ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कहने का मतलब प्लेट विवर्तनिकी जो है उसमें ये किनारे और सीमाएं जो है यही सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन चीजों के बारे में ध्यान रखोगे कि किनारे और ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्लेटों के किनारों के प्रकार हमें अब देखना है। सीमा और किनारों के प्रकार। किनारों है सीमा के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, सीमा और किनारे, कोई भी प्लेट जो होती है उसमें संचलन जब होता है तो सामान्यतः उसके डायरेक्शंस हैं वो कितने कितने प्रकार की गति कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये दो प्लेटें हैं, यहां पर दो प्लेटें हैं आपस में, इसका संबंध है ये जुड़ी हुई किनारों से। अब इसमें गति कितने प्रकार की हो सकती है? या तो ये तरंगे, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या ये प्लेटें एक दूसरे के और नजदीक आ जाएं, उसके अंदर धंस जाएं। तीसरा, या वो उसके अगल बगल से निकल जाएं, यानी अगल बगल से निकल जाए। तो ऐसी कंडीशंस जो हैं हम मानते हैं कि प्लेटों में जो गति है उसके आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, यानी उसकी जो गति की दिशा है, दिशा के आधार पर जो प्लेटों की सीमा और किनारे हैं वो कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के। यहां पर यही समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो आता है, सॉरी, गड्ढा लगे रे इलायची में एकदम। तो प्लेटों की जो गति होती है उस गति दिशा के आधार पर प्लेटें तीन प्रकार की होती हैं। पहला है अभी सारी प्लेट। देखो, किनारों के सहारे उस प्लेट की प्रकृति भी
प्रभावित होती है। इसलिए कि प्लेटें कितने प्रकार की हैं, किनारे कितने प्रकार की हैं, उसी के आधार पर हम दोनों का सवाल एक ही है, दोनों का उत्तर एक ही होगा कि 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। अभिसारी प्लेट, और देखिए अभिसारी प्लेट में क्या होता है, ये इस प्रकार से 2 प्लेटें हैं, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है। अभिसारी प्लेट में जो एक दूसरे की ओर गति करती हैं और इस स्थिति में इनमें संपीड़न बल लगता है। कौन सा बल काम करता है? संपीड़न बल सॉरी, संपीड़न बल लगने के कारण प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, उनमें अभिसरण होता है और अभिसरण होने से ये प्लेटें एक दूसरे की ओर नीचे धसकना प्रारंभ कर देंगी। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि जो अभिसारी प्लेटें होती हैं उसमें कौन सा बल काम करता है, तो इनमें जो बल काम करता है वो है संपीड़न। अभिसारी प्लेटों में संपीड़न बल काम करेगा। अब उनकी जो गति दिशा होती है वो किस दिशा में होती है, यानी एक तरह से अभिमुख होती है, यानी एक दूसरे की ओर होती है, एक दूसरे की ओर, यानी आपस में टकराएंगे, यानी उनमें क्या होगी, एक तरह से टक्कर होगी। कहने का मतलब उनमें क्या होगी, एक दूसरे से वो टकराएंगे, टक्कर होगी। जब टक्कर होगी तो जो इनके किनारे हैं उन किनारों का विनाश होगा, टकराहट से किनारों का विनाश होगा। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कौन सी प्लेटों के सहारे विनाशात्मक किनारे पाए जाते हैं। विनाशात्मक किनारे, तो विनाशात्मक किनारे जो हैं वो किन प्लेटों के सहारे पाए जाते हैं? अभिसारी प्लेटों के सहारे रचनात्मक विनाशात्मक किनारे हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि यहां इनके टकराने से किनारों का विनाश हो रहा है। अत्यधिक दबाव लगने से, अत्यधिक संपीड़न लगने से एक परत जो है वो नीचे अभिमुख हो जाएगी, सब्सिडाइज हो जाएगी, अधोमुखी संचलन हो जाएगा, यानी अवतलित हो जाएगी, यानी अवतलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतलन। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवतलन किसका होगा? ए और बी प्लेटें हैं, इसमें जब अवतलन होता है प्लेटें नीचे जाएंगी, तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, क्यों जाएगी, उसके पीछे क्या लॉजिक है? तो दोस्तों यहां याद रखना, जो अवतलन होता है वो अधिक घनत्व वाली प्लेट का होता है। जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है, जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है उस प्लेट का अधोक्षेपण होता है। घनत्व, अधिक घनत्व वाली प्लेट, यानी अवतलन किसका होगा? जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है उसका अवतलन होगा। ये चीज याद रखेंगे, क्योंकि ऊपर जो प्लेटें हैं, ऊपर जो परत हैं उनका घनत्व हमेशा कम होता है, नीचे जो परत है, नीचे चट्टाने हैं उनका घनत्व अधिक होता है। तो अधिक घनत्व वाली चट्टानें भारी होती हैं और वो नीचे की ओर सब्सिडाइज होंगी। तो अधिक घनत्व वाली प्लेट है उसका क्या होता है? अवतलन होता है। यहां पर ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अभिसारी प्लेटें विनाशात्मक किनारा, जिनमें अभिसरण होगा, जिनमें टक्कर होगी, जिनमें संपीड़न बल होगा, उनमें विनाश होगा। याद रखेंगे कि जिनमें टक्कर है, जिनमें अभिसरण है, वहां पर क्या है? विनाश है। तो यहां विनाशात्मक किनारे हैं वो बनेंगे। जब ये अवतलन होता है, अवतलन होने के कारण, और जब ये कोण 45 डिग्री से अधिक पर इनका झुकाव हो, 45 डिग्री से अधिक पर इनका झुकाव हो, तो ये अत्यधिक गहराई में चली जाती हैं और अत्यधिक गहराई में जाकर के पिघल जाती हैं। और जिस स्थान पर ये चट्टानें पिघलती हैं उसको बेनियोफ जोन कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज को, बेनी ऑफ जोन। तो बेनियोफ जोन क्या है? बेनी, हुगोजी बेनी नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस चीज को सबसे पहले देखा था कि अभिसरण से चट्टानें अत्यधिक गहराई में जाती हैं और लगभग 45 डिग्री से अधिक जब ये झुकाव और अत्यधिक गहराई में अवतलन होता है, वहां अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघल जाती हैं
तो बेनियोफ जोन कहते हैं उसे। तो यहां अलग से हम लिखते हैं कि बेनियोफ जोन क्या है। बेनी ऑफ जोन, जोन यानी जेड ऑन जोन। तो जो चट्टान अवतलन होता है और पृथ्वी में अत्यधिक गहराई में 45 डिग्री के कोण पर वो जाकर के और अत्यधिक तापमान के कारण वो पिघल जाती है, अत्यधिक तापमान के कारण पिघल जाती है। तो पिघलने के कारण वो जो मंडल है उसको सबसे पहले ह्यूगो जी बेनी व्यक्ति का नाम था, ह्यूगो जी बेनी, ह्यूगो जी बेनी। तो ह्यूगो जी बेनी है, इन्होंने सबसे पहले इस मंडल को खोजा था, इसलिए इसको बेनियोफ जोन के नाम से जाना जाता है। तो बेनियोफ जोन किस संचलन के नीचे पाया जाता है, कौन सी प्लेटों के नीचे पाया जाता है? तो अभिसारी प्लेटें जो होती हैं उसके नीचे ह्यूगो जी बेनी ने जो खोजा था, इसलिए उसको बेनियोफ जोन कहा जाता है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे, यहां से इनको पहचानने के लिए, इस संकल्पना को समझने के लिए। अभिसारी प्लेटें संपीड़न, अभिसरण, विनाश होता है, नीचे चली जाती है, बेनियोफ जोन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, विनाश तो होता है किनारों का, इसलिए विनाशात्मक किनारे कहते हैं। लेकिन जब ये नीचे की ओर गई हैं और यहां जब ये चट्टानें पिघल जाती हैं, लावा और मेग्मा बन जाता है बेनियोफ जोन में, तो ये लावा मेग्मा बाहर आकर के यहां पर चट्टानों में संपीड़न लगने से यहां पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर ये दूसरी चीजें महत्वपूर्ण है कि विनाशात्मक किनारों के सहारे पर्वत का निर्माण होता है। पूरे ग्लोब पर हम देखें तो जो विनाशात्मक किनारे हैं उनके सहारे वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वत, जैसे अमेरिकी प्लेट प्रशांत महासागर में अभिसरण होता है तो वहां विनाशात्मक किनारे हैं, वहां रॉकीज और एंडीज वलित पर्वत पाए जाते हैं। मानचित्र में अभी देखेंगे हम, हिमालय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, उसके किनारे पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो वलित पर्वत जहां पाए जाते हैं वो एक तरह से अभिसारी प्लेटें हैं और वहां विनाशात्मक किनारा होता है। तो विनाश, इसको क्यों कहते हैं विनाशात्मक किनारा? क्योंकि किनारों का विनाश होता है, पर्वतों की यहां रचना होती है, याद रखेंगे। तो यहां पर्वतों की रचना होती है। ये 3-4 चीजें बहुत अच्छे से याद करेंगे। इसके अलावा इसी में एक उदाहरण भी हम लिख देते हैं कि अभिसारी प्लेटों का जो उदाहरण है वो कौन कौन सा है। उदाहरण सबसे पहले प्रशांत व अमेरिकन प्लेट, ये प्लेटें अभिसारी प्लेटों का उदाहरण है, विनाशात्मक किनारों का उदाहरण है। यहां पर कौन से पर्वत पाए जाते हैं? एंडीज दक्षिणी अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और एंडीज, ये पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन वे यूरेशिया, ये दोनों प्लेटें हैं, ये भी अभिसारी प्लेटें हैं, विनाशात्मक किनारा है और यहां किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है। मानचित्र में भी देखेंगे तो ये अभिसारी प्लेटों के उदाहरण है, ग्लोब पर अभिसारी प्लेटों के उदाहरण। उसके बाद में किनारे और प्लेट का अगला उदाहरण है वो है अपसारी प्लेट या रचनात्मक किनारे। अपसारी प्लेट या रचनात्मक किनारे, देखिए एक उदाहरण से, नाम से आप समझ गए होंगे, अपसारी प्लेटों में अपसरण होता है। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हैं। कौन सा बल काम करता है? तनाव बल काम करता है। तनाव बल काम करने से इनमें क्या होता है? अपसरण होता है। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं और दूर जाने के कारण इसके नीचे से जो लावा मेग्मा है वो बाहर निकल करके आता है और नई क्रस्ट का निर्माण कर देता है, यानी नई क्रस्ट का निर्माण होता है।
तो निर्माण नई क्रस्ट का होता है, इसलिए इसको रचना होती है, रचनात्मक। वहां पर किनारों का विनाश हो रहा था और विनाश के अवतलन होने से नए पर्वत बन रहे थे। यहां पर नई क्रस्ट का निर्माण होता है, यानी वो नीचे से लवा मैग्मा करके जम जाता है और नई क्रस्ट का निर्माण कर देता है, और ये अपसरण बल, तनाव बल के कारण होता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कि इनकी जो गति होती है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो करते हैं, यानी विपरीत दिशा में ये गति करते हैं। यहां इसमें कौन सा बल काम करता है, तो आपने देखा इसमें तनाव बल है वो काम करता है। और विशेष बात इसमें क्या होती है, विशेष बात इसमें ये होती है कि इसमें नई क्रस्ट या सागरीय तली का निर्माण होता है। उदाहरण यानी इस प्रकार के जो किनारे हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो याद रखना इस प्रकार के किनारे सागरीय क्षेत्रों में मिलते हैं। यानी अपसरण जो क्षेत्र है, अपसरण जो किनारे हैं, अपसरण जहां पर होता है, रचनात्मक जो किनारे हैं वो सागरीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरणों को आप देखें तो कौन कौन से, एक तो मध्य अटलांटिक में, मध्य अटलांटिक कटक जो है उसके सहारे दो प्लेटों का अपसरण होता है। अटलांटिक के बीचों बीच में जो अमेरिकन प्लेट पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होती है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से टूट करके, तो मध्य अटलांटिक कटक के सहारे इन प्लेटों का अपसरण होता है, यानी अमेरिकन प्लेट के रूप में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार हिंद महासागर के बीच में से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो उससे दूर हट करके, अंटार्कटिका से दूर हट करके, अफ्रीकन से दूर हट करके और यूरेशियन से टकराती है। तो जो वहां से वो दूर जाती है, अपसरण होता है, तो वहां भी अपसारी किनारे हैं वो पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है रूपांतरित प्लेटें। रूपांतरित प्लेट, और इस किनारे का नाम है संरक्षी किनारा। इसका दूसरा नाम है सीयर सीमा। रूपांतरित प्लेट, संरक्षी किनारा और सीयर सीमा। आपने दो प्रकार की गति देखी प्लेटों में, या तो अपसरण होता है या अभिसरण होता है। अभिसरण होता है तो किनारे टकराते हैं, विनाश होता है। टकराते हैं तो अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे चली जाती है बेनी ऑफ जोन में, चट्टानें पिघल जाती है बेनी ऑफ जोन में, फिर लावा मैग्मा बाहर निकल करके और पर्वतों का निर्माण कर देता है। इसके अलावा अपसरण तनाव के कारण दूर चली जाती हैं, लावा मैग्मा आकर के नई क्रस्ट का निर्माण कर देता है। अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा, जो रूपांतरित प्लेटें हैं उसमें देखिए दो प्लेटें हैं यानी ए और बी, इन दोनों में जो बल लगता है वो लगता है संपीड़न। देखिए तीनों किनारों में बल याद रखना है, दो में संपीड़न लगता है। अभिसरण और रूपांतरित किनारों में संपीड़न बल लगता है। ये दोनों टकराते हैं, दोनों में संपीड़न लगता है, लेकिन दोनों की टक्कर जो है वो इस प्रकार से होती है कि उसमें कोई भी सब्सिडाइज नहीं होता है, किसी भी परत का अवतलन नहीं होता है, किसी भी परत का विनाश नहीं होता है। दोनों किनारे बिल्कुल सटीक रूप से इस प्रकार से जुड़े हैं संपीड़न में कि कोई भी नष्ट नहीं होता है, कोई हिलना नहीं चाहता है। इसी स्थिति में क्या होता है कि ये प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से निकल जाती हैं, यानी ऐसे स्लिप हो जाएंगी, अगल बगल से निकल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति जो बनती है जिसमें ना तो किसी किनारे का विनाश होता है ना ही किसी किनारे की रचना होती है, ऐसा जो होता है उसको रूपांतरित प्लेट कहते हैं, संरक्षी किनारा कहते हैं, क्योंकि किनारों का संरक्षण हुआ है, न विनाश हुआ है, न रचना हुई है, और इसको शीयर सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें याद रखोगे। शीयर सीमा, ये जो शीयर सीमा और इनके उदाहरण है, ये छोटी छोटी प्लेटें जो है उसके पास इनका उदाहरण पाया जाता है। जैसे स्कोशिया प्लेट है, स्कोशिया प्लेट अर्जेंटीना के पास में, उसके सारे इस प्रकार के किनारे पाए जाते हैं। इसके अलावा जैन डी
फूका है, वहां पर इस प्रकार के जो संरक्षण है, संरक्षित किनारे हैं, वो पाए जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। तो ये हमें अच्छे से इन तीनों प्रकार की प्लेटों को, प्लेट विवर्तन के सिद्धांतों में इनको बहुत अच्छे से समझना है और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को याद रखना है। धन्यवाद।